बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल की बारिश के बाद जो हब्स में इजाफा हुआ है उसके बाद फिर भी आप अच्छे मूड के साथ उठे होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे गर्मी से वो जो होती है ना झुंझलाहट वो हो रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों जो वेदर है जाहिर है वो इतना अजीबो गरीब चेंज आता है उसमें एकदम से कि बारिश के बाद वो एक्सपेक्ट कि थोड़ी अच्छी जो कह ले हवा होगी या प्लेजेंट होगा वेदर, लेकिन चूँकि सॉरी ये जो जुलाई अगस्त का महीना होता है इसमें वैसे भी नॉर्मली मेरा गला बैठ गया है, पता नहीं क्यों। मैं सुबह से यही कोशिश कर रही हूँ कि गला खुला है। अच्छा जी, तो नॉर्मली मैं कह रही थी कि जुलाई और अगस्त में जो ह्यूमिड वेदर होता है इससे ज़रा आपको उलझन या झुंझुलाहट से होती है। सो कोई बात नहीं, 2 महीने गुजर जाएंगे, आगे दुआ करें कि सर्दियाँ आए, मौसम अच्छा हो और आप अच्छे मौसम के साथ और खुशगवार मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। वेदर की जहां हम बात कर रहे हैं वो सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। कल वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से तवक्को की जा रही थी कि PTI पर पाबंदी का मामला हो या बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मामला हो, वो ज़ेर गौर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था आज वो नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जबकि दूसरी तरफ PTI ने पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी और मैंडेट की वापसी तक जो भूख हड़ताल है वो जारी रखने और जुम्मे को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब बहुत कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल हम ये सोच रहे थे कि जो इजलास होगा इसके अंदर PTI पे पाबंदी का मामला हो या आर्टिकल 6 का मामला हो, इस पर कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। पहले तो इस हवाले से कहें कि क्या मामला हुआ ये। देखिए, PTI पर पाबंदी हो या आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो, ऐसा नहीं है कि जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा। ख्वाहिश कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी ख्वाहिश जरूर थी, इनकी ख्वाहिश होगी, इनकी ख्वाहिश रहेगी। ये PTI को भी पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 भी लगा दें, हम सबको बंद कर दें, किसी को फांसी चढ़ा दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वजह है कि अभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से, चंद माह से, जब से वो 6 जजेस ने खत लिखा है, उसके बाद हाई कोर्ट के कुछ जज साहिबान ने होशियारी पकड़ी, उसके बाद सरगोदा के एक जज साहब ने खत लिखा, फिर इस जो रिजर्व सीट्स के इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने भी कानून इंसाफ के तहत फैसला दिया। तो अदालतें, नजर आ रहा है इनको कि अदालतें उस वक्त की नहीं है जिस वक्त की जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगाई थी। अदालतों में ठीक है कुछ बड़े जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं हालात के साथ, इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है वो आइन और कानून के तहत फैसले कर रहे हैं। तो इनको पता है कि ये और इनके जो हरकत करते हैं वो हमारे फायदे में चला जाती है। जितना ज्यादा प्रेशर देते हैं आवाम हमारे साथ खड़ी हो जाती है, जितना ज्यादती करते हैं आवाम समझती है कि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना है। तो इसलिए इन्होंने ख्वाहिश है और अभी भी ख्वाहिश होगी इनकी, इनको हल नहीं मिल रहा होगा। इनको पता है, इन्होंने देखा होगा कानूनी जो उसकी लवाजमात देखे होंगे कि इतना आसान नहीं है कि उठा के हमें बंद कर दें, आर्टिकल 6 लगा दें। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने अपनी डेलिब्रेशन की होंगी, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश रखना तो है इनका, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। अगर ये करेंगे भी तो उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी तो वही अशर होना है जो कि रिजर्व सीट से हुआ था, और फिर वो 100 जूते और 100 प्याज वाली बात हो जाएगी। और आर्टिकल 6 के लिए भी 3 आज़ाद जजेस होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के। अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट के आजाद जजेस होंगे, उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस वक्त जजेस हक सच के तहत जब फैसला करेंगे तो ना आर्टिकल 6 लगता है ना PTI पे पाबंदी लगती है। अब तो यही है कि इनका चल सो चल है,
सुबह गई कि शाम गई। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब इसके जाएगा वक्त है, चल इनका, अब इनका जाना ठहरा हुआ है, अब कब जाते हैं इनको वो देखा जाएगा। जी ठीक हो गया। दूसरी जानिब कल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ हों और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं और वो मुल्क के मफादात को बचाने के लिए किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ये एक मैंडेट चोर हैं, इनको मैंडेट नहीं है। 17 सीटों वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं शहबाज शरीफ साहब। ये कुछ भी कहते रहे, मैं कहता हूँ कि आज अगर मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में कौम और फौज में अगर फासले हैं, मुल्क में अगर इदारों की और अवाम की लड़ाई है, जो नजर है प्राइम मिनिस्टर जो एक पोर्ट्रे की जा रही है, जबकि ऐसा है नहीं। कौम और अवाम, फौज, अवाम एक है, पूरा मुल्क एक है। चंद इशूज पे, चंद शख्सियात के इख्तलाफात आपस में, नजरियात पे शिकायत है, लेकिन ऐसी कोई खुदा न खास्ता ये नहीं। लेकिन इनका जो दवाम है, इनकी हुकूमतों का, इनकी सीटों का, इनकी हुकूमत का, इनकी चदराहट का, वो इसी में है कि हम आपस में लड़ते रहें और हालात खराब रहें। और ये अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे हालात नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो खुद बेचारा न जाने किस हालत के अंदर बैठा हुआ है और पता नहीं कब तक उसने चलना है। इनका सर्वाइवल इनमें है। इस वक्त जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत बैठी है, उनका सर्वाइवल इसमें है कि वो पीटीआई को और उसके फौज के दरमियान वो एक दराने डालते रहे, कौम और फौज के दरमियान एक दराने डालते रहे, जबकि ऐसी है नहीं। फौज हमारी है, कौम एक है, फौज एक है, हम सब एक है, हमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग सिर्फ इस किस्म के इख्तलाफात पैदा करके अपने नाजायज इक़्तिदार को दवाम चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी। यानी आपके मुताबिक ये इख्तलाफात बज़ाहिर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख साहब, पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है, भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। कब तक ये जारी रहेगी भूख हड़ताल? देखिए जी, एहतजाज के ये सब एक आईनी तरीके हैं, एक सियासी जमहूरी अंदाज है। तो सीधी सी बात है, जब तक हमारा कप्तान बाहर नहीं आता, हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जो सियासी तौर पे, तारीखी तौर पे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और ये कल छोड़ दें, हम कल ख़त्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम जारी रखेंगे और नित नए अंदाज में जारी रखेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये मजीद सख्ती की तरफ जाएंगे। मजीद जितना देर हो रहा है, हम पे हमारे वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम पर हमारे वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बड़ा शदीद होता जा रहा है। तो हलीम आदिल शेख साहब, वर्कर्स का प्रेशर बढ़ने से क्या मुराद है आपका? हाँ, वो कहते हैं क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब उनका होता है कि जी फाइनल कॉल की तरफ निकलो, क्या जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। अवाम हमें रास्ते में रोक लेती है। अच्छा, हमारा वोटर, मतलब खाली वर्कर नहीं, वोटर, सपोर्टर, अवाम, मतलब आम वर्कर से ज्यादा हमारा वोटर है, जो सपोर्टर है, जो अवाम है। हम जाते हैं, हमें मॉल के अंदर कोई पकड़ लेते हैं, एयरपोर्ट पर कोई पकड़ लेते हैं, रास्ते हमसे सवाल करते हैं कब निकलेगा खान, आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं बाहर आ रहे, क्यों नहीं आखिरी वो झटका दे रहे। अब तो लोग देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश में क्या हुआ, कीनिया में क्या हुआ, उसमें उससे पहले फ्रांस में क्या हुआ था। लोग तो अजीब अजीब बातें करते हैं हमसे, कश्मीर में क्या हुआ था। तो हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पहले हालात मुल्क के अच्छे नहीं है। क्या उम्मीद है आपको, कब तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की इस हवाले से, जो आप लोग अभी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं? देखिए जी, अगर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती तो खान को तो आज ही जेल से बाहर होना चाहिए। वो नहीं है, आज होना चाहिए बाहर। अगर कानून की बालादस्ती हो, वो नहीं है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि बहुत जल्द बाहर आ जाए, चूंकि गौरव ने झूठा केस बना लिया। लेकिन हमें लग रहा है कि ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे आगे। मैं समझता हूँ कि महीने 1.5 महीने के अंदर अगले हफ्ते में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। हलीम आदिल शेख रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक महीने 1.5 महीने के अंदर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलेगा और उनके मुताबिक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए जी। वैसे तो सोशल मीडिया ने जहां हमारी ज़िंदगियों में बड़ी आसानी भी की है, वहां कुछ ऐसी मुश्किलात भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें हम रिश्तों के हवाले से बात करते हैं, इनकी नौइयत में ख़राबी का पैदा होना है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। सोशल मीडिया पे स्पेसिफ़िकली मैं यंगस्टर्स की बात करूँगी, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ कपल्स को देखते हैं, उनकी तस्वीर को देखते हैं, उनकी एक लग्जरियस लाइफ को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो आइडियलाइज़ करते हैं और वो फिर कहते हैं ना रिलेशनशिप या कपल गोल्स जो हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं और इससे हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर लेते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उसके बाद जो रिलेशनशिप में ख़राबी तो होती है, आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं या बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं जो आप इर्द गिर्द के लोगों को भी देते हैं, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है और क्या सोशल मीडिया पे जो सब नज़र आता है वो वाकई ऐसा असल में होता है? क्या जो कपल्स हम देखते हैं उनकी लाइफ इतनी ही परफेक्ट होती है जितनी वो दिखाते हैं, या उनकी ज़िंदगी में भी वही छोटे छोटे मसले होते हैं जो हर आम इंसान की ज़िंदगी में होते हैं? और मुझे लगता है वो जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप का वो इन मसलों से अलाइव रहता है। इसी पे हम बात करेंगे। सना यासिर अकील हमारे साथ मौजूद हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सना, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सना। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सोशल मीडिया पे सब नज़र आता है, जो हमारे यंगस्टर्स देखते हैं, हम भी देखते हैं, क्या ये सब सही होता है? ऐसा ही है? सबकी लाइफ इतनी परफेक्ट है? लाइफ परफेक्ट तो नहीं होती, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, बट यस जो वहाँ दिखाया जा रहा है शायद उससे उनको थोड़ी सी खुशी मिलती हो, उनको एक सडन डोपामिन रश मिलता है जब वो अपनी कोई अचीवमेंट दिखाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, वो महज अपने आप को लाइक्स देने के लिए, कोई हार्ट्स दे रहा है उनको। इट इज़ नॉट टू डिपिक्ट, ये इसलिए नहीं है कि वो अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा सके। हाँ ये ज़रूर है कि ये पॉसिबल है ये दिखा सके। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि हमारी ज़िंदगियों में जो रिलेशनशिप्स है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और एक अच्छा रिलेशनशिप चाहे वो कोई भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपल्स, मैं पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, आपके सोशल सर्कल की, फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें आजकल के दौर में आप समझती हैं कि लोगों को इन पे फोकस करना है, तभी हम हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं अपने? सबसे पहले ये समझना होगा कि रिलेशनशिप है क्या। तो रिलेशनशिप सबसे पहले अपने आप से शुरू, ठीक है? आप अपने आप को कितना जानते हैं। मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रही हूँ। लोग अपने आप को जानने के बजाय इधर उधर देखते हैं और कंपैरिजंस करते हैं, इनकी वजह से अक्सर उनका अपने से ताल्लुक खराब होता है और फिर दूसरों से भी ताल्लुक खराब हो जाता है। सो आपने जहाँ कहा ना कि क्या ज़रूरी है रिश्ते होना, तो बिल्कुल एक इंसान लव एंड कनेक्शन की नीड रखता है, ठीक है? उसको मोहब्बत भी चाहिए। दो ही खौफ होते हैं एक इंसान जब वो पैदा होता है, एक ये होता है कि आई विल नॉट बी लव्ड और दूसरा होता है आई एम नॉट इनफ। तो एक का ताल्लुक आपकी खुद एतमादी से है, कॉन्फिडेंस से है और हाई सेल्फ एस्टीम से है, ठीक है? ईगो से नहीं है। और दूसरे का ताल्लुक जो है वो आई एम नॉट इनफ आता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को जब आप सही से समझते हैं। जब ये चीज़ें इन पे फोकस होगा तो आपकी एक इंटरनल ग्रोथ होगी, ठीक है? ये इंटरनल ग्रोथ आपको दूसरों में शख्सियत को भी आपकी निखारेगी और दूसरों में इस लायक बनाएगी कि लोग आपके पास ना ऐसे आएंगे जैसे जो मक्खियाँ जो है वो शहद के छत्ते के पास जाती हैं, ठीक है? सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय उसको ये ज़रूर इस तरह से देखें कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? इज़ दिस व्हाट आई वांट? क्या मुझे ये करना है? क्या मुझे ये चाहिए है? दुनियावी बातें हैं बट पॉसिबिलिटीज तो है ना। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुशी के पीछे भागना नहीं होता, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ लेने की। वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी जो खुशी है वो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं सना, मैंने आजकल वैसे ऑब्ज़र्व किया है, ये शायद आप इस पे कमेंट ये इस टॉपिक से थोड़ा सा इरेलेवेंट आप समझेंगी, लेकिन मैंने आजकल अपने इर्द गिर्द देखा है कि हम जहाँ पे आदमी और औरत के रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ख़वातीन का जो आपस में एक ताल्लुक़ है ना,
वो भी बड़ा एक नेगेटिव होता चला जा रहा है विद टाइम। दो कि मेरी अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं एंड आई अडोर देम, दे आर माई पिलर्स, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, बट हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन ही ख़वातीन को सबसे ज़्यादा गिराने के लिए एफ़र्ट पुट करती हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ की बजाय अपनी नेगेटिविटी की वजह से वो दूसरे जेंडर को भी ये पॉइंट देती हैं कि वो कहते हैं कि जी ख़वातीन ही आपस में कर रही हैं तो हम कैसे, आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सो इस पे भी मैं ज़रूर चाहूँगी आप कमेंट करें। अमला, बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कि देखिए, जब इंसान के पास अपना खुद का गोल नहीं होता ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लैरिटी नहीं होती, तो कंफ्यूजन आती है। क्लैरिटी और कंफ्यूजन आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको क्लैरिटी कब मिलेगी? जब आपको ये शऊर होगा कि हाँ मुझे कुछ बेहतर करना है। जब तक आप इस मोड से नहीं निकलते, इस थॉट प्रोसेस से, एक माइंडसेट से नहीं निकलते कि जी मुझे वही चाहिए जो इसके पास है, तो जेलसी, एनवी यानी हसद, ठीक है। हसद के लिए तो आपको पता है रिलीजन भी बहुत स्ट्रांगली ना कहता है कि भाई हासिदों से दूर रखे अल्लाह मियां हमें। तो अपने अंदर गौर फिक्र करना चाहिए। आपने कहा औरतें औरतों को पुल डाउन करती हैं। मैं मेरी पिछले पूरे साल यही काविश थी कि औरतें एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, हाँ जो थोड़े ओपन माइंडेड है वो ये कोशिश करते हैं। इसमें बात आ जाती है अपने अंदर पर्सनल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करने की, पर्सनल डेवलपमेंट की, ठीक है। लोग इन्वेस्ट करते हैं चीजों में, मटेरियल में, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट भी वो ये समझते हैं कि वो अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, फलाना कोर्स कर लिया तो अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर लूंगी, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम होना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दो अलग चीज है, ठीक है। सो जहाँ ऑनेस्टी होगी, बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि हाँ जी सच जो है ना वो कड़वा होता है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। आप सच्ची बात लोगों के सामने इस तरह भी पेश कर सकते हैं कि वो उसको न सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसकी तरफ देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा यंगस्टर्स हैं, जेन जी है, जेन जी इज वेरी वोक, मेंटल वेलबींग के बारे में पता है, दे आर वेरी ओपन टू टेकिंग मेंटल हेल्थ है, ठीक है। तो जो जेंट्स है जब ये डेटिंग करने निकलते हैं या नए रिश्ते बनाने निकलते हैं तो अक्सर स्कैम हो जाते हैं, ठीक है। या अगेन मटेरियलिज्म आ जाता है, गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसको भी नेविगेट करने का अच्छा तरीका मौजूद है। कौन सिखाएगा? घर पे पेरेंट्स तो नहीं सिखाएंगे ना कि जी डेट पे जाओ और ये करो। सो डेट पे जाना मायूब समझा जाता है, लेकिन आप किसी से भी जब मुलाकात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में वो असर होना चाहिए कि वो शख्स इंटरेस्ट ले, जेन्युइन इंटरेस्ट ले। वो धोखे का ना कि यार मैं इनको स्कैम करूंगा, वो जेन्युइन इंटरेस्ट तभी लेगा जब आपकी शख्सियत इतनी पुरअसर होगी और इतना निखार आ चुका होगा कि उस आपके मुंह से अल्फाज निकले। वो कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं तो फूल झड़। लेकिन सॉरी सना, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इस बात पे, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक इसका फैक्टर ये भी है कि एक तो जो डेटिंग की टर्म है हमारे इस एशियन माशरे के अंदर ये एक टैबू है, एंड इट्स नॉट कि हम इस टर्म को बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं। पीपल गो आउट, वो अपने लिए ज़िंदगी में कोई भी अच्छी ऑप्शन देखने का राइट रखते हैं, बट अब उसमें फैक्टर्स ये आते हैं कि एक शख्स से आप एक मुलाकात जब कर रहे हैं, जिस स्कैम की आप बात कर रही हैं, पहली मुलाकात में तो हर कोई चाहता है कि मेरा बड़ा एक्सेप्शनल किस्म का एक इम्प्रेशन आए उसके ऊपर, उसके लिए चाहे उसको प्रिटेंड करना पड़े, उसको कुछ बहुत अच्छा पोर्ट्रे करना पड़े, उसमें जजमेंट बड़ी मैटर करती है और हर इंसान की जजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती सना। तो अर्मला, स्टार्टिंग ही इसकी गलत हो जाती है ना, बिकॉज आप उसको एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं पहली मुलाकात में, चाहिए, ठीक है। सो आपको लगता है कि ऐसी रिलेशनशिप जो कि झूठ पे हो, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस पे हो, डिसऑनेस्ट तरीके से की गई हो, क्या वो लास्ट करेगी? क्या ये अच्छे फाउंडेशंस हैं? ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम डेटिंग का लफ्ज यूज नहीं करते, हम ये कह देते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल रिश्ता आंटी सिस्टम है, ठीक है, ट्रेडिशनल है ना। लेकिन अब ये कुछ बातें जो आपकी ऑडियंस बहुत रिलेट कर सकेगी, आई गेट इट, ठीक है। वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो क्या दिखाता है? भाई कद कितना है, रंग कैसा है, पैसा कितना है, बंगला है, गाड़ी है,
सुपरफिशियल चीजें, इनको ऑपुलेंस बोलते हैं, ठीक है, ये आज है, ठीक है। सो क्या वो चीजें हैं जो एक्चुअली रिश्ते को बढ़ाने में मदद देती हैं? आपकी ऑथेंटिसिटी इस बात में होनी चाहिए, जो मैंने अगर डिग्री ली है, एजुकेशन ली है, उसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करता हूँ, मेरे लिए एक रिश्ते में जुड़ना क्यों जरूरी है। अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल दैट सराउंड देम, ठीक है, हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं ना हम लोगों से। जी जी। तो कौन वो 5 लोग हैं जो गिर्द हैं, ठीक है। आपके वालिदैन कितनी मस्बत सोच रखते हैं, आपके दोस्त जिनको आप फ्रेंड कह रहे हैं, वो फ्रेंड क्यों है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट इज द ग्लू फॉर एनी रिलेशनशिप। तो जजमेंट की बात है ना, वहां ये देखें कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम जज नहीं, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जजमेंट तो ये होती है कि हाँ बात की थी, इनसे बात नहीं करनी, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक डिलीट वाला, राइट। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, हम जितने ऑथेंटिक हो सकते हैं, जितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन जितना प्रॉपरली कर सकते हैं, वो हमारी जिस तरह एलिवेटर पिच होती है ना, वो काम आता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया सना यासर के लिए हमारे साथ मौजूद थी। जी पहली बात ये कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं, किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। जो लोग आप कपल गोल्स देख रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, यू नेवर नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये कि अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी करने के लिए दोनों साइड से एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। ये सिर्फ एक मियाँ बीवी के रिलेशन की बात नहीं है, ये सिबलिंग्स में भी इम्प्लीमेंट होता है, ये पेरेंट्स पे भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, और किसी को पहली मुलाकात में धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी असलियत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आ जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब जी बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट की। दुनिया के ताकतवर तरीन जो पासपोर्ट्स हैं उनकी फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें सिंगापुर जो है वो पहले नंबर पर है। इसके जो पासपोर्ट के जिनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 195 कंट्रीज़ तक बग़ैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि इसके साथ जापान है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, स्पेन दूसरे नंबर पे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन शामिल हैं। पाकिस्तान की बात की जाएगी अब जनाब। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है इस बार भी 100th नंबर पर है। क्या वजह है जी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को हम जब हम ख़ुद भी ट्रैवल करते हैं या हम कहीं देखते भी हैं तो इतना जो के लिए डिग्रेड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मैं बहुत हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, बट इट हैपन्स। ग्रीन पासपोर्ट जो कि हमारा प्राइड होना चाहिए और है भी, इट्स नॉट कि इट्स रॉन्ग, बट दुनिया भर में इसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी बिलाल रशीद, एडवोकेट हैं, वीज़ा एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दो के ग्रीन पासपोर्ट शुड बी आवर प्राइड एंड इट इज़ आवर प्राइड, इट्स नॉट अ सेकेंड थाट ऑन दैट, बट दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो सलूक इसके साथ किया जाता है और जो पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। येस इट इज़ इंडीड। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस बात की वजह बनते हैं। ना सिर्फ इसमें ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो इकनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इसमें अहम किरदार अदा करती है। देखें, जब आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो तो इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और उसके फ्रूट्स जो हैं वो आपको नहीं मिल सकते। होता ये है कि पर कैपिटा जो इनकम है वो आपकी डिक्रीज़ करती है। ज़ाहिर है जब आपके पास मौक़े ही नहीं होंगे काम करने के और आपके पास मौक़े नहीं होंगे अपनी अर्निंग्स लेने के लिए, तो लोग फिर बाहर की तरफ ज़ाहिर रुख करते हैं। और उस हवाले से लोगों के पास फिर जो भी ऑप्शंस मिलता है, चाहे वो विज़िट वीज़ा का हो, चाहे वो स्टडी वीज़ाज़ का हो, वो उसको इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए। तो पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो वेल डिफाइंड होते नहीं हैं
होता ये है कि लोग वहाँ पे जाते हैं विज़िट वीज़ास पे जाके वहाँ पे असाइलम्स क्लेम करते हैं और वहाँ पे इलीगल जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे की तरफ आती है। तो होता ये है कि जब हम, या उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी इलीगल इमिग्रेशन है, ज़ाहिर है जब हम बिना वीज़ा अप्लाई किए, आपको पता है कि थ्रू डंकी लगा के लोग जो है वो जाते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो इस तरह से और भी फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी ज़ाहिर है जब आप किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा लेते हैं और उसकी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच करते हैं तो ये भी एक उसमें अहम किरदार अदा करता है और आपकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो नीचे जाती है। तो ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान का इमेज आप बाहर जाते हैं, या आपके कंधों पर होता है कि ज़ाहिर है आप उसको एक पॉजिटिवली उसको पोर्ट्रे करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं तो हमारा इमेज भी डाउन होता है और हमें उस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम वहाँ पे ज़ाहिर है इलीगली आगे अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। अच्छा, अभी एक फुटेज भी आई है और जो हम एक वाक़या देख रहे थे जी, हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर एक जो पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तान निजात बरतानवी फैमिली है, उन 2 लड़कों को बहुत बुरे तरीके से मारा जा रहा है। ये फुटेज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अनरेस्ट की सूरत हाल थी जिस पे एक्शन लिया जाना था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं इनको मार रहे हैं, इस पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी फैमिली है इसको इस तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। जो भी सूरत हाल है, उनको पैरों से उनके सरों पर मारा गया है और जो फुटेज आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन इस पे अथॉरिटीज़ पे सवाल उठ रहा है कि इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, दो कि वी ऑल नो कि वहाँ पर प्रॉपर लॉज रेगुलेशंस मौजूद हैं। अगर कोई भी सूरत हाल है तो उस पर उनकी कार्रवाई करने के लिए सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाना, और मदर जो है वो बेचारी अपने बच्चे के आगे हाथ भी रख रही है कि इसको ना मारा जाए। लेकिन ये फुटेज जो आई है दो कि ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर फैमिली है, बट हमने ये देखा है कि जितना भी हमने इस तरह के वाक़यात को देखा है, वहाँ पे जब भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ की बात आती है, पाकिस्तानी कोई भी और पासपोर्ट ले लें, बट स्टिल वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर पाकिस्तानीज़। और ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हम इस इंग्लैंड या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में कहीं भी देखें ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है किस तरह के वाक़यात आज भी हो रहे हैं। ज़ाहिर है इस सोसाइटी में जहाँ पे आपको पता है कि वे लोग ज़ाहिर है लॉ की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि ब्राउन स्किन को देखा जाता है और ज़ाहिर है ये देखा जाता है कि इसकी एथनिसिटी क्या है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, मामलात क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी सिटीज़नशिप कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे मामलात हैं कि हम उसको आगे लेके अभी भी चल रहे होते हैं। हम अपने पुराने जो मेयार हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, हम लोग उस सोसाइटी के अंदर मर्ज होने की कोशिश नहीं करते, हम उन सोसाइटीज़ के लॉज को फॉलो नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि इन फैमिली ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन एक उनके जहन में एक इमेज हमारा बन चुका है कि ब्राउन स्किन है तो ये ज़ाहिर है इन्होंने ही कुछ किया होगा। तो ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको बल्कि ज़ाहिर है जो भी लॉ इसके बारे में कहता है उसको फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस पर फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो हम अपने देखने वालों से भी शेयर करेंगे। फिलहाल जो एक पुलिस ऑफिसर है उसको मुअत्तल किया गया है, दो के अथॉरिटीज़ के ऊपर ही सवाल उठ रहा है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या मामला। अच्छा, अब ये तो विजिट वीज़ा की बात होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, ज़ाहिर है उनको जब वहाँ पे जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, दीगर मामलात हैं, साथ काम भी करना है, अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं, ये सारे चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा विद द टाइम होते चले जा रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजह कि बहुत एक लोड भी है, लोगों का बाहर जाने की तरफ रुझान भी है और बहुत प्रेफर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए एज अ वीज़ा एक्सपर्ट व्हाट यू सजेस्ट कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को सोचने चाहिए कि वहाँ जाके लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, कि आप जो सोच रहे हैं कि वहाँ जाके ज़िंदगी बदल जाएगी, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स। अगेन जैसे मैंने अपने लास्ट आंसर में आपको बताया कि स्टडीज़ का मकसद फिर सिर्फ स्टडीज़ होना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर्स की नज़र में होता ये है कि हम स्टडीज़ को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे पहुँच के काम करने के लिए, उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करना चाहते हैं हम, वो इससे इख्तलाफ करते हैं। ये अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ज़ाहिर है 2 तरह की कंट्रीज़ हैं, एक वो जो पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन पे काम करती हैं जिस तरह से यूके है, वहाँ पे आप पॉइंट्स टेबल में अगर आप 70 पॉइंट्स मुकम्मल कर लेते हैं आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा और शेंजन कंट्रीज़ में आपको असेसमेंट बेस्ड प्रोसेसिंग का सामना होता है, जिसमें आल्दो आप तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड कर दें, इवन दो वो फिर भी इस बात पे होते हैं कि नहीं आपने वापस नहीं आना।
तो चैलेंजेस के अंदर देखें, स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल एविडेंसेस होने चाहिए और आपके पास इतनी आपकी कमर होनी चाहिए कि आप अपनी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर सकें। अगर लेट सपोज अगर आपका एक साल आपको तकरीबन 14,000 पाउंड्स अगर यूके की अगर हम बात करें आपको कॉस्ट करे तो एटलीस्ट 14,000 पाउंड्स का आपके पास बैकअप होना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, हम बच्चे के लिए ज़ाहिर है हम कहीं से लोन लेके उस बच्चे को बाहर भेज तो देते हैं, लेकिन फिर उससे उसकी स्टडीज़ भी इफेक्ट होती हैं। वो ना पूरा टाइम अपनी स्टडीज़ को दे पाता है और ना ही वो पूरा टाइम अपनी कमाई को दे पाता है। तो होता ये है कि अक्सर उन बच्चों की स्टडीज़ भी मुकम्मल नहीं होती वो और ये भी एक रीज़न है हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग का नीचे आना कि हम लोग स्लिपेज का सामना हमें स्लिप हम कर जाते हैं। हम लोग जाते स्टडी वीज़ास में लेकिन हम वहाँ जाके गायब हो जाते हैं क्योंकि इतना प्रेशर हमारे बच्चे जो है उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो एक और बात है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इलीगल इमिग्रेशन के साथ साथ आपके जो ये स्लिपिंग है ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अगेन हम अपने बच्चों को यहाँ से बाहर इसलिए भेजते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। अगेन बात पॉलिसीज़ की आ जाती है। सही। फिर हम लोग उसको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन हमारी पॉलिसीज़ उस तरह की हमारी गवर्नमेंट को चाहिए नहीं है। जी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरफ भी थोड़ा फोकस करें। ठीक है, और अपनी स्टडी सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स के वाले मामला ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वीज़ा पॉलिसीज़ और पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग लो होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें सोचने की भी ज़रूरत है और जिस पे आज हमने बात भी की है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।